सातवें और अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग कल। वाराणसी से पीएम मोदी और कंगना, रवि किशन, पवन सिंह समेत 4 एक्टर चुनाव मैदान में। नौतपा के 7वें दिन 7 राज्यों में हीटवेव से 79 की मौत। बिहार में सबसे ज्यादा 44 लोगों की गई जान। यूपी में 16 मतदान कर्मियों ने तोड़ा दम। भीषण गर्मी से दिल्ली में गहरा है जल संकट। हरियाणा से ज्यादा पानी सप्लाई को सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। पीएम मोदी के ध्यान के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची तमिलनाडु कांग्रेस। विवेकानंद रॉक के ध्यान मंडपम में 1 जून तक रहेंगे पीएम मोदी। सीएम अरविंद केजरीवाल की 21 दिन की जमानत कल खत्म। वीडियो जारी कर केंद्र सरकार और जेल अधिकारियों और प्रशासन पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। 3 बजे करेंगे सरेंडर। देश भर में सबसे गर्म शहर रहा हरियाणा का रोहतक। 47.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव की गर्मी के बीच मौसम का पारा भी चढ़ा हुआ है। शनिवार को 7वें और अंतिम चरण का मतदान है। तेज गर्मी की वजह से मतदाता भी तपन का शिकार हैं। शुक्रवार को मतदान कर्मियों की हीटवेव, आपको बता दें, मतदान कर्मियों पर हीटवेव ने अपना कहर बरपाया। मिर्जापुर में 7 होमगार्डों समेत 12 की जान गई है। वहीं सोनभद्र में 3 कर्मियों की मौत हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरा देश गर्मी से झुलस रहा है। बिहार की राजधानी पटना 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। लोगों के लिए रोजमर्रा का काम भी मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि इतनी तेज गर्मी कभी नहीं झेली थी। गर्मी से निपटना भारी मुश्किल का काम है। इतना न गर्मी पड़ रहा है कि दो को कूलर लगाए हुए हैं, फिर भी कोई काम नहीं कर रहा। इतना नहीं, बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। नहीं, आज तक के तो हमें 55 बरस हो गया, लेकिन आज तक का ऐसा गर्मी हम नहीं देखे थे। इतना तो ज़्यादा गर्मी हमको महसूस नहीं हुआ सर पहले। अभी तो बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी है, पसीना सा चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी तक अपने उम्र में इतना गर्मी नहीं अनुभव किया। बहुत गर्मी लग रहा है, जैसे आदमी गश्ती दे देगा गिर जाएगा, उस टाइप का गर्मी लग रहा है। घर में भी राहत नहीं महसूस हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से पहले तापमान नीचे जा सकता है। उस दिन पटना साहिब लोकसभा सीट पर चुनाव के आखिरी दौर में वोट डाले जाएंगे। परसों जो चुनाव होने 1 तारीख को, और जैसे पटना हुआ, आरा हुआ, इन सभी जिलों में आप देखेंगे तापमान में थोड़ी सी कमी आ रही है। कल से फॉल होंगे, बट स्थिति वही रहेगी कि 40 से 42 डिग्री के आसपास तापमान रहेंगे। ह्यूमिडिटी रहेगी, तो लोगों को उमस वाली गर्मी जो है महसूस होती रहेगी। लोगों को थोड़ा सा उसमें है कि पानी पीकर मतलब अच्छे से पेय पदार्थ लेते रहना है, और छाये में जितना हो सके उतना देर रह करके आप अपनी काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी लोग बदहाल हैं। वहां तेज लू चल रही है। सर गर्मी तो इतनी है कि बर्दाश्त के बाहर। सर दिन भर पर्ची काटने का काम है, उसमें भी कुछ बचत नहीं, तो क्या मालिक को दें और क्या हम लोग कमाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। कोई राहत नहीं है सर, ये मजबूरी में रखना पड़ रहा है थोड़ी बहुत, मतलब 100 में 5% आप समझिए। तापमान काफ़ी बढ़ गया है, शायद 48 से भी ज़्यादा तापमान हो गया। लोग बीमार हो रहे हैं, और बीमारी की वजह से शायद आज बनारस में न्यूज़ में दिया गया है कि 13 लोगों की मौत हुई है। इससे होता महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में और तापमान बढ़ेगा, लोग बीमार होंगे। वाराणसी के वोटरों को लगता है कि लू की वजह से वोटिंग कम हो सकती है। देखिए, गरीबों के जो है वोटों से और अमीरों के नोटों से जो है सरकार चलती है। तो जो गरीब है वो घर से बाहर निकलेंगे, जो एसी में वो थोड़ी ना आएगा वोट देने के लिए। हमारे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, और जो मिडिल क्लास से जो सवर्ण जो पिछड़े हैं, वो सब आके वोट देंगे, लेकिन अमीर अपने घर में बैठा रहेगा। वोटिंग होगी, लेकिन परसेंटेज काफ़ी कम रहेगा उसका, 45 से 50 के बीच में रहेगा। गर्मी के हिसाब से वोटिंग कम तो जाएगा, लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा तैयारी किया जाए सही तरीके से जल का और मतदाताओं के सुख सुविधा का गर्मी के हिसाब से, तो वोटिंग परसेंटेज ठीक रहेगा। वाराणसी लोकसभा सीट पर चुनाव के आखिरी दौर में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। वोट की गिनती 4 जून को होगी।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। बलरामपुर से अहम खबर सामने आ रही, जहां हाईकोर्ट ने डीएम अरविंद सिंह को फटकार लगाई है। लखनऊ बेंच ने कारसेली पर जताई नाराजगी, पुलिसकर्मियों पर की गई कार्रवाई पर फटकार लगाया है। हाईकोर्ट ने पूछा कि किस नियम से की गई है कार्रवाई। तत्कालीन थाना प्रभारी गैडास बुजुर्ग पर कराई थी एफआईआर। 8 अप्रैल को थाना प्रभारी के खिलाफ कराई थी एफआईआर। कैरेक्टर रोल पर कमेंट करने का दिया था निर्देश। सैलरी रोकने के भी दिए थे डीएम ने आदेश। थाना प्रभारी पवन कनौजिया ने दायर की थी याचिका। हाईकोर्ट के सवाल का जवाब नहीं दे पाए डीएम। 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने डीएम अरविंद सिंह को कड़ी फटकार लगाई। आपको बता दें, थाना प्रभारी पवन कनौजिया ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के सवाल का जवाब नहीं दे पाए डीएम। 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर बलरामपुर से आपको दिखा रहा है। हाईकोर्ट ने डीएम अरविंद सिंह को लगाई है फटकार। हाईकोर्ट ने डीएम अरविंद सिंह को फटकार लगाई है। और संजय आर्य जी हाईकोर्ट के वकील हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी के न्यूज पर आपका स्वागत है। संजय जी, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने डीएम को कड़ी फटकार लगाई है, उन्होंने हाईकोर्ट ने पूछा है, माननीय न्यायालय ने पूछा है कि किस नियम के तहत ये कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे आप? जी, माननीय न्यायालय ने कहा कि जो पावर आपको असाइन नहीं है उस पावर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। जी जी, उन्होंने कहा एफआईआर का आदेश आप कैसे दे सकते हैं किसी पुलिस अथॉरिटी के खिलाफ, जबकि जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम सेवरल जजमेंट है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एफआईआर का आदेश नहीं कर सकती। दूसरी चीजें क्या थी, जो सेंसर एंट्री इनको मिली थी उसको इन्होंने क्वेश्चन कर दिया था जी। उस पर भी कोर्ट ने पूछा कि क्या आप अपीलेट अथॉरिटी हैं? अगर आप अपीलेट अथॉरिटी नहीं है तो सेंसर एंट्री को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? कोई भी अगर दंड दिया गया है तो उसको कम या ज्यादा सिर्फ अपीलेट अथॉरिटी कर सकती है, आप वो है नहीं जी। तो यही कई चीजों पर इंस्ट्रक्शन मांगा गया था जो स्टेट की तरफ से जो है डीएम साहब नहीं दे पाए और पूरा एंटायर जो इनकी प्रोसीडिंग थी उसको स्टे कर दिया है माननीय न्यायालय ने। संजय जी, जिस तरीके से अब हाईकोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार भी लगी है, अब क्या पवन कनौजिया को न्याय मिल पाएगा? उनका वेतन भी रोका गया था। बिल्कुल 101% मिलेगा, क्योंकि इंटायर प्रोसीडिंग स्टे हो गई और सैलरी के रिगार्ड पे भी कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इनको सैलरी पे की जाए एवरी मंथ। निश्चित रूप से संजय आर्य जी, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो बलरामपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट ने डीएम अरविंद सिंह को कड़ी फटकार लगाई है। नीरज हमारे संवाददाता बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, हाईकोर्ट ने डीएम को फटकार लगाई है, उनके द्वारा कराई गई कार्रवाई पर उनको फटकार लगाई है, पूछा है किस नियम के तहत ये कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि तत्कालीन थाना प्रभारी गैडास बुजुर्ग के खिलाफ डीएम बलरामपुर अरविंद सिंह ने एक एफआईआर दर्ज कराया था, जिसको लेकर तत्कालीन थाना प्रभारी पवन कनौजिया ने हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल की थी। उसी को लेकर डीएम बलरामपुर अरविंद सिंह से ये पूछा गया कि आपने किस अपने अधिकार का प्रयोग करके ये एफआईआर कराया है। नीरज, अब अभी जिस तरीके से थाना प्रभारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है इस आदेश के बाद, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद? जी नहीं, अभी थाना प्रभारी के जो वकील हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने डीएम बलरामपुर अरविंद सिंह से फटकार लगाते हुए अगले 2 सप्ताह के अंदर पूरे मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं पर सूचना ये भी मिल रही है कि डीएम बलरामपुर जो अरविंद सिंह है वो जिला निर्वाचन अधिकारी इस समय है श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के, और उन्होंने चुनाव आयोग से कोई परमिशन नहीं ली थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी किया कि आप बिना परमिशन के कैसे हाईकोर्ट पहुंच गए। निश्चित रूप से नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, 8 अप्रैल को थाना प्रभारी पर कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, कैरेक्टर रोल पर कमेंट करने का निर्देश दिया था। बलरामपुर से अहम खबर आपको दिखाना, सैलरी रोकने के भी डीएम ने आदेश दिए थे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर झांसी से है, जहां मनीष श्रीवास्तव नाम का एक वादकारी कचहरी में नई बिल्डिंग निर्माण स्थल पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से घायल हो गया। पुलिस जानकारी के अनुसार उसे
जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और घायल अवस्था में उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वक्त रहते इलाज मिल जाने की वजह से मनीष की हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल मनीष के जबड़े में सरिया आर पार हो गया था। मनीष श्रीवास्तव, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, जो नई बस्ती थाना क्षेत्र कोतवाली का रहने वाला है, ये अपने किसी मुकदमे के सिलसिले में आज कचहरी आया था। उसी दौरान वहाँ पे जो निर्माण चल रहा है बिल्डिंग का, उसमें छड़ आदि लगे हुए हैं, उसी छड़ पे गिर गया था, इसके जबड़े में चोट लग गई है। सूचना मिलने पर तत्काल थानाध्यक्ष नवाबाद द्वारा वहाँ पहुँच करके इनको एडमिट कराया गया है। अभी इस समय ये खतरे से बाहर हैं और जैसा बताया जा रहा है कि ये अत्यधिक नशे में भी वहाँ पाए गए थे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने किदवई नगर थाने में दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला व उनकी पत्नी के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने, उत्पीड़न करने के खिलाफ किदवई नगर थाने में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान दिव्यांग पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, फर्जी मुकदमा खत्म करो, दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला को न्याय दो के नारे लगा रहे थे। थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने मामले में न्याय करने का भरोसा दिया। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस ने बिना तथ्यों के जांच किए कार्रवाई की है। पुलिस बिल्डर व सरदार गुरदीप सिंह के धनबल बाहुबल के प्रभाव में आकर दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला व उनकी पत्नी रोली शुक्ला पर फर्जी मुकदमा दर्ज पुलिस ने किया है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस को अगर मुकदमा दर्ज करना था तो दोनों पक्षों के दस्तावेज देखकर कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलिस बिना दस्तावेज देखे एक तरफा कार्रवाई कर रही है। केवल जमीन मालिक पर क्यों दर्ज हुआ मुकदमा? पैसा बिल्डर ने भी लिया है, उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? 127/200 यू में राजेश कुमार शुक्ला जी रहते हैं। उनका एक बिल्डर एग्रीमेंट हुआ था। बिल्डर एग्रीमेंट में बिल्डर ने धोखाधड़ी किया है। केरिए ने जिस फ्लैट का नक्शा नहीं स्वीकृत किया, उसको बना करके और सरदार गुरदीप सिंह को बेच दिया। धोखे में रख के बयाना भी इनको दिलवा दिया। जब इनको ये पता चला कि वो फ्लैट का जो है केरिए ने नक्शा नहीं स्वीकृत किया, तो इन्होंने उसकी रजिस्ट्री करने से मना कर दिया। उसके बाद से इनका उत्पीड़न शुरू हो गया। बिल्डर और गुरदीप सिंह मिलकर इनका उत्पीड़न कर रहे हैं। गुरदीप सिंह, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने जो है वो 11 मई को थाना प्रभारी किदवई नगर को पत्र भेजा था कि वो राजेश शुक्ला के मामले में जांच करा के न्याय संगत कार्रवाई करें। अब रुक करते हैं अगली खबर का। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर फर्रुखाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह द्वारा फतेहगढ़ स्थित पुलिस लाइन कार्यालय परिसर में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने एवं पर्यावरण को तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में योगदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। साथ ही विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जनपद के समस्त थाना एवं कोतवाली परिसर में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने एवं पर्यावरण को तंबाकू उत्पाद के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में योगदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर गाजीपुर से है, जहां भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते जहां चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, वहीं विद्युत व्यवस्था सुचारू चलाने में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। सुबह 8 बजे के बाद से ही घर से बाहर निकलना दुष्कर हो गया है। विद्युत पावर हाउस या अन्य जगह लगे ट्रांसफार्मरों में जगह जगह आग लगने की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। बुधवार को मां कामाख्या एवं 12 सब स्टेशन में लगी ट्रांसफार्मर ओवरहीटिंग के चलते बंद कर घंटों पानी डालकर उनको ठंडा करना पड़ा। सब सामान्य होने पर पुनः सप्लाई शुरू की गई। यही स्थिति 12 सब स्टेशन पर भी बनी रही। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए
तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान स्थलों के लिए रवाना की जा रही हैं। वहीं गाजीपुर में भी कल मतदान होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां मतदान स्थलों के लिए रवाना की जा रही हैं। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग के लिए 1108 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसी तरह मतदान के लिए बनाए गए 2035 पोलिंग बूथों पर वोट डाले जाएंगे। गाजीपुर लोकसभा चुनाव में 20,74,301 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गाजीपुर सीट पर चुनावी मैदान में 10 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए 12,900 मतदान कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में तैनात किया गया है, जबकि सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स पीएसी, सिविल पुलिस के 16,000 जवान मतदान के दौरान मुस्तैद रहेंगे। देखिए, जो कल मतदान होना है उसके लिए आज पोलिंग पार्टी विधानसभा वार अलग अलग डिस्पैच सेंटर से रवाना हो रही है और इस प्रकार से कुल 12,900 के करीब हमारे मतदान कार्मिक लगाए जा रहे हैं और रिजर्व उनके साथ लगाए जा रहे हैं। और इसी प्रकार से जो सुरक्षा कर्मी है वो भी लगे हुए हैं और उनकी भी अलग से ड्यूटी ऑर्डर यहाँ चस्पा है। वो लोग अपना ड्यूटी प्राप्त करके बसेस में बैठेंगे, तो ये पूरी व्यवस्था रहेगी और सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट अपने अपने सेक्टर जोन की पार्टियों को रवाना कराएंगे और फिर कल मतदान होगा और सभी क्रिटिकल बूथ्स पर सुरक्षा के सारे कड़े इंतजाम हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और बूथ ड्यूटी पे जो स्टेट पुलिस की फोर्स लगी है वो भी अन्य जनपदों से आई हुई है, तो कोई भी लोकल पुलिस किसी भी बूथ पे नहीं लगेगी। 1472 बूथों पे वेबकास्टिंग करा रहे हैं हम, जिससे कि निर्वाचन आयोग तक उन बूथों की निगरानी रहेगी और शेष बूथों पे माइक्रो ऑब्जर्वर और वीडियोग्राफर लगा रहे हैं। इस समय आज पार्टी रवाना हो रही है। 1 जून को गाजीपुर में मतदान होना है और आज जो भी पोलिंग पार्टी और समस्त पुलिस पार्टी हैं सभी मैदान में आ चुके हैं और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करा रहे हैं। उम्मीद है कि समय रहते हुए सभी पोलिंग पार्टी और पुलिस पार्टियां अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएंगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के लखीमपुर खीरी में 49 डिग्री तापमान में अचानक मौसम में तब्दीली के बाद आंधी और तूफान के साथ साथ जोरदार बारिश भी शुरू हो गई। मौसम में तब्दीली की वजह से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन तेज आंधी और तूफान के साथ हुई बारिश ने जमकर तांडव भी मचाया। इलाके में विशालकाय पेड़ के साथ साथ बिजली के खंभे धराशायी होने के चलते विद्युत सप्लाई भी बाधित हो गई। जिले में तेज तूफान से दीवारें गिरने व पेड़ गिरने से अलग अलग इलाकों में महिला समेत 5 लोगों की मौतें हुई। वहीं तेज आंधी तूफान के बाद कल बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। रामकिशोर कहाँ रहते हैं? बिलासपुर थाना। बोला किसकी मौत हुई? हमारी दादी की। क्या नाम था उनका? फूलमती। इनके पति का नाम? शिवराम। कैसे क्या हुआ? ऐसा शाम के वक्त जब आंधी आई, यानी कल? हाँ, कल शाम के वक्त। हाँ। कल 8 बजे के टाइम ये यानी अपने बंगले में लेटी हुई थी। हाँ, तो कल रात में आंधी आई? हाँ, कल रात में। हाँ। आज वाली। हाँ। दीवार सिंगल थी। हाँ। इधर छप्पर पड़ा था। हाँ। और छप्पर से जब आंधी आई तो ये अपनी बकरी से निकलने लगी और संग में दरवाजे दीवार सब इनके ऊपर गिर गया। दीवार कैसी थी? दीवार पक्की थी। मौके पर मौत हुई? हाँ, मौके पर मौत। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली संसदीय क्षेत्र में अंतिम चरण के चुनाव के लिए 1 जून को मतदान होना है, जिसके लिए सभी पार्टियां पोलिंग पार्टियां वोटरों को आपको बता दें सभी पार्टियां वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए पूरी तरह से जुट गई हैं। चंदौली संसदीय क्षेत्र के सकलडीहा विधानसभा में भाजपा अभी तक अपना विधायक नहीं बना पाई है, जिसको लेकर भाजपा यहां जीत के लिए रणनीति बना रही है। उसमें बीजेपी के हनुमान के रूप में सकलडीहा विधानसभा के निवासी व पूर्व मंत्री कैलाश यादव के बेटे विवेक यादव समाजवादी पार्टी के कोर वोटर यादवों के वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं। विवेक यादव का दावा है कि इस बार यादव मतदाता जात पात पर नहीं बल्कि विकास पर वोट कर रहा है और सकलडीहा विधानसभा का इतिहास बदलने जा रहा है। विवेक यादव बेहद ही सुशील एवं कर्मठ नेता हैं। भाजपा ने उन्हें पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश मीडिया का दायित्व दिया है। विवेक यादव को उनके पिता द्वारा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का भी सहयोग मिल रहा है, जिससे यादव जाति के लोग उनसे जुड़ने जा रहे हैं। देखते हैं 2012 में जब हमारे यहाँ से लड़े थे लोग भारतीय जनता पार्टी के, तो 5200, 5500, 5700 के करीब थे। जब वही 17 में हम आते हैं तो 17 में हम 63,000 आ जाते हैं
और 22 में जब हम आते हैं तो 73,900 के आसपास आते हैं, लगभग 74,000 आते हैं और वोट प्रतिशत लगातार हमारा बढ़ रहा है, हम बहुत ही कम मार्जिन के करीब रह गए हैं। और इस बार जब 2024 के चुनाव में आप देखेंगे कि यादवों का पूरी तरीके से ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रहा है, तो ये अप्रत्याशित परिणाम आपको चौंकाने वाले होंगे। क्या कारण है जो कि कोर वोटर थे बस सपा के भाजपा की तरफ झुक रहे हैं, इसका देखिए, कारण? सबसे बड़ा मुद्दा जो वो केंद्र में बैठी हुई हमारी सरकार है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रही है, उस विकास को ये महसूस कर रहे हैं। और विगत 4 बार से जो यहाँ स्थानीय विधायक बन रहे हैं और एक रोड से लेकर के, एक प्राइमरी स्कूल से लेकर के एक भी प्रकार की चीज़ों को देने का जो काम नहीं हो रहा है, और हर बार वो ये बात कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, तो लोगों को ये वोट देते देते ये बात समझ में आ गई है कि वोट हमें उस पार्टी को करना है, उस कैंडिडेट को करना है जो बजट लाने में सक्षम हो। जो अब रुक करेंगे अगली खबर का। पेट में दर्द होने की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती हुई 9वीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई है, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल में भारी हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे ग्रामीणों को शांत कराया, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। पूरा मामला बागपत के छपरोली थाना क्षेत्र का है, जहां 9वीं की छात्रा को पेट में दर्द की शिकायत हुई और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों के गलत इंजेक्शन लगाने के कारण छात्रा की मौत हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने परिजनों के साथ मिलकर अस्पताल में भारी हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद हंगामा कर रहे ग्रामीण शांत हुए। हालांकि पुलिस ने 100 का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। लड़के के पेट में दर्द होता है। किस वक्त? ये 1 बजे के पास। अच्छा, तो फिर आप यहाँ से लेकर आए डॉक्टर के पास? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? नहीं आते ही बोतल चला दी, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाते जा रहा। अच्छा, बोतल में भी इंजेक्शन, कुल्ले पे भी इंजेक्शन। बताओ जी, ये कोई बात है? पानी पिलाया जा रहा। तो फिर क्या हुआ? बस जी फिर कहने लगा कि ले जाऊँ यहाँ से। तुरंत जवाब दे दिया एकदम ही दिए। तो फिर आप कहाँ CSC लेके गए थे उसे? अस्पताल में, सरकारी अस्पताल। फिर क्या हुआ? एकदम टूट गया जी, पहला का जवाब दे दिया। तो अभी एकदम टूट गया जी, एकदम जवाब दे दिया। कल दिनांक 30/5/2024 को थाना छपरौली कस्बे में एक युवती की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने से आक्रोशित परिवार ने हंगामा किया। तत्काल थाना पुलिस उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, परिवार को समझा बुझा दिया है। शव को पंचायतनामा भर के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तहरीर प्राप्त हो गई, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थैंक यू। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सातवें व आखिरी चरण में कल यानी 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य पोलिंग बूथों पर पहुंच रही हैं। ऐसे में सदर लोकसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दानोपुर में मतदान कर्मी व पीठासीन अधिकारी समय से अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर आवश्यक कार्य को पूर्ण करने में लगे दिखाई दिए, ताकि समय रहते कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू की जा सके। अगर यहाँ के मतदान केंद्र की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ भोजन, दवा वगैरह की व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठीक बताई गई। सर, अभी तक तो सारी व्यवस्थाएं ठीक है। भोजन, शाम का भोजन बन रहा है, लेकिन पानी की दिक्कत हो रही है। वो नल का पानी गर्म आ रहा है, पीने में परेशानी हो रही है। गर्मी का सीजन है, तो पानी की व्यवस्था अगर हो जाए तो अति सुंदर है। की तरफ से दवा की जो किट है वो आप अवेलेबल नहीं है? जी, अवेलेबल हुआ है। उसमें सब कुछ है। पेट खराब होने पे भी है, सिर दर्द का है, बदन दर्द का है और लूज मोशन का भी है। सारी व्यवस्था उसमें है। वो ARS घोल भी है, सब कुछ है। खाने पीने, रहने सोने? हाँ, नहीं, सोने की भी व्यवस्था ठीक है। इस बार बदलाव की लहर है और जुमलेबाजी और शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। विकास के नाम पर जुमलेबाजी है। मतदान की व्यवस्था 6 चरणों में जो है विकास की लहर है और विकास के मुद्दों पर ही इस बार भी मतदान 7वें चरण के अंतिम चरण में सभी मतदाताओं का रुझान जो है विकास की तरफ है और जो पार्टी विकास की तरफ कार्य कर रही है उसी को सभी लोग मतदान करने के लिए तैयार हैं।
विकास ये है कि हमारे यहाँ रोड से लेकर के सारी व्यवस्थाएं जो है एक तरह से बहुत अच्छा चल रहा है। जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है तो पिछली सरकारों ने जिस तरह का जो है जिस तरह का हैमरेज किया है, जिसको लेकर के आज बेकारी बढ़ी हुई है, जो फर्जी शिक्षा और फर्जी चीज़ों को लेकर के। देखिए, हमारा सरकार चुनने का एक ही मकसद है। अभी हमने 10 साल जो है कि बीजेपी सरकार को दिया था, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों को लेके इस बार मतदान करना है। जो कि गरीब वर्ग, जो मिडिल क्लास है, वो दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है और जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है कि नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे इस बार वोटिंग किया जाएगा। अब देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।